ब्लॉक रह गया था, ब्लॉक। कंस्ट्रक्टर किस तरह क्रिएट करते हैं? कंस्ट्रक्टर होता है प्रीडिफाइंड मेथड जिसका नाम क्लास के नाम की तरह सेम होता है। ठीक है, तीन टाइप के कंस्ट्रक्टर होते हैं। पहला डिफॉल्ट, जो हमको जेवीएम प्रोवाइड कराता है। जीरो पैरम, जो हम क्रिएट करते हैं विदाउट आर्गुमेंट वाले, ऐसे कंस्ट्रक्टर को जीरो पैरम कंस्ट्रक्टर बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, ऐसा कंस्ट्रक्टर जिसको हम क्रिएट करते हैं और वो पैरामीटर एक्सेप्ट करता है। ठीक है, वो पैरामीटराइज्ड। उसमें दिस कंस्ट्रक्टर कीवर्ड का यूज किए थे। जैसे यहां पे अनिकेत, आंसर बताना इसका। कल क्लास में थे क्या? किस नाम? अच्छा, चलो आंसर बताओ जल्दी। बताओ। टू पैरम कंस्ट्रक्टर। अभी सब लोग सो के नहीं उठे हो क्या? सुनील, ललित, हाँ? टू पैरम आएगा, देखो क्या आ रहा है। जीरो पैरम एंड टू पैरम। देखो, सबसे पहले कहां जाएगा? ऐसा कंस्ट्रक्टर जो दो आर्गुमेंट एक्सेप्ट करेगा, दोनों इंटीजर टाइप का, तो कौन सा है? यहां आया। उसमें पहली लाइन पे क्या लिखा हुआ है? दिस कंस्ट्रक्टर विदाउट आर्गुमेंट, मींस ऐसा कंस्ट्रक्टर जो एक भी वैल्यू एक्सेप्ट नहीं कर रहा हो, किस में जाएगा? इस पे। सबसे पहले प्रिंट होगा जीरो पैरम, फिर उसके बाद टू पैरम। ठीक है, समझ आया? अब एक चीज ये बताना, लास्ट क्वेश्चन है, फिर इसके बाद स्टार्ट करते हैं अपना। आंसर क्या आएगा? जैसे ही मैं ये कमेंट को हटाऊंगा तो आंसर क्या आएगा? टू पैरम कंस्ट्रक्टर डबल। कौन बोल रहे हैं? जीरो पैरम, अनुज। टू पैरम कंस्ट्रक्टर डबल, फिर जीरो, डबल फिर जीरो, फिर इंट। खरांसू, यस सर, ये आंसर है। यही आएगा। चलो, तो आंसर आएगा एरर। एरर क्यों? क्योंकि कल मैंने एक लाइन बोली थी
ध्यान से सुने हो या ना सुने हो, ये जो दिस वाली जो लाइन है वो इम्प्लिसिटली फर्स्ट लाइन ही होगी। सेकेंड लाइन थर्ड लाइन पे हम उसको यूज नहीं कर सकते। कहां पे होगी? फर्स्ट लाइन पे ही होगी। ठीक है, अदरवाइज कंपाइल टाइम एरर ऑकर्स। और अगर कंपाइलेशन में ही एरर आ रहा है और आप उसको रन करोगे तो एरर तो आएगा ही। ठीक है, बोली थी कि नहीं बोली थी ये लाइन? सर एक बार दोबारा बताना क्यों एरर आएगा? ये जो दिस ये लाइन है, दिस कंस्ट्रक्टर, ये हमेशा फर्स्ट लाइन होगी, रूल है। ठीक है, जहां भी इसको यूज करेंगे तो ये कहां पे होगा? किसी भी ब्लॉक के अंदर फर्स्ट लाइन पे होगा। सेकंड थर्ड फोर्थ कहीं पे भी आप यूज करेंगे तो एरर आएगा। ठीक है, चलो तो अब आंसर आ जाएगा जो आपकी इच्छा होगी। ठीक है, अब अपन स्टार्ट करते हैं ब्लॉक। ब्लॉक क्या होते हैं? ब्लॉक तो सिंपल सा है, करली ब्रेसेस के बीच में, ये करली ब्रेसेस ही क्या कहलाता? ब्लॉक। इसके बीच में जो भी हम कोड लिखते हैं वो क्या कहलाता? ब्लॉक के अंदर कोड कहलाता है। ठीक है, तो ये अगर हम अलग से इनको यूज करते हैं किसी मेथड के साथ तो मेथड ब्लॉक कहलाएंगे, कंस्ट्रक्टर के साथ यूज करते हैं तो कंस्ट्रक्टर के ब्लॉक कहलाएंगे, और अगर ऐसे डायरेक्ट ब्लॉक बस बना दिए तो क्या कहलाएंगे? नॉर्मल ब्लॉक कहलाएंगे। क्यों? क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया कि क्लास के अंदर हर चीज एक पैक मैनर में होगी। मेथड के अंदर या तो पैक होगा या कि फिर वेरिएबल के अंदर पैक होगा, बट कोई भी चीज ऐसे ओपन नहीं होगी। अब हमको किसी मेथड के अंदर नहीं लिखना, हमारी रिक्वायरमेंट है कि वो एक ही बार एग्जीक्यूट हो, एक ही बार एग्जीक्यूट हो। ठीक है, और मेथड के अंदर क्या रहता है? रीयूज, उसको हम बार बार यूज कर सकते हैं, फिर उसको कॉल करो। हम नहीं चाहते कि बार बार उसको कॉल करना पड़े। ठीक है, एक ही बार वो यूज हो। ठीक है, और उसको कॉल वगैरह ना करना पड़े, तो उसके लिए हम किस पे लिखते हैं? ब्लॉक। ठीक है, तो उसके लिए किस पे लिखते हैं? ब्लॉक। ब्लॉक क्या होते हैं? जस्ट ये दो करली ब्रेसेस होते हैं, ओपन और करली क्लोजिंग करली ब्रेसेस। ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट बिटवीन दीज टू करली ब्रेसेस इज कॉल्ड ब्लॉक। ठीक है, तो ब्लॉक भी दो टाइप के होते हैं। अब जैसे हमको कुछ लिखना है, तो अभी तक की कहानी में हमको ये बताओ, सबसे पहले कंपाइलर हमारा कहां आया है? इस प्रोग्राम में सबसे पहले कहां आया है? सबसे पहले आया मेन मेथड। मेन मेथड के बाद ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है। ऑब्जेक्ट क्रिएट होने के बाद कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। ठीक है, सबसे पहले मेन मेथड, फिर ऑब्जेक्ट, फिर कंस्ट्रक्टर कॉल। कंस्ट्रक्टर वगैरह इंस्टेंस वेरिएबल को यूज करना, एक्सेस करना, ये सारी चीजें कब आती हैं? ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद। जब तक हम ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करेंगे तो ये सारी कहानी ये कुछ कहीं पे जाएगा ही नहीं। कहां जाना स्टार्ट होगा? ऑब्जेक्ट क्रिएट होने के बाद। तो सबसे पहला काम क्या होगा अभी तक में? मेन मेथड, दूसरा ऑब्जेक्ट, तीसरा कंस्ट्रक्टर। ठीक है, तो ये हो गई अभी तक की एग्जीक्यूशन प्रियोरिटी। अब इसमें हम थोड़ा सा चेंजेस करते हैं। तो ब्लॉक जैसे मैंने बताया कि पीस ऑफ कोड डायरेक्टली ऐसे दो ब्रेसेस के बीच में लिख दिए। अगर आप ऐसे लिख दोगे, मेथड से बाहर है, ना ही मेन मेथड में है, ना ही किसी कंस्ट्रक्टर के अंदर है, ना ही किसी मेथड के अंदर है, ऐसे आप लिख दोगे, है ना, तो ऐसे लिखेगा ही नहीं। कुछ भी लिखोगे तो वो मेथड बन जाएगा। ठीक है, जैसे सोचो कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, ये लिखो, एरर आएगा। ठीक है, हर चीज किस में लिखी जाएगी? पैक। तब या तो किसी मेथड के अंदर लिखो, कंस्ट्रक्टर के अंदर लिखो, जिसके भी अंदर लिखो, बट ऐसे ओपन नहीं लिखा जाएगा। ठीक है,
तो इसको हमको ऐसे ही डायरेक्ट सिंपल लिखना, किसी मेथड के अंदर नहीं लिखना, तो क्या करेंगे, एक ब्लॉक क्रिएट करेंगे। ठीक है, अब यहां जो भी लिखेंगे वो आप लिख सकते हैं, एक लाइन लिखो, 10 लाइन लिखो, वो लिख जाएगा। तो विदाउट नेम, इसका कोई नेम नहीं है, इसको बार बार, जब नाम नहीं है तो इसको बार बार कॉल नहीं कर सकते, एक ही बार एग्जीक्यूट होगा। और इसके अंदर कितने भी लाइन का कोड लिख सकते हैं, बट वो एक बार एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, अब इसमें क्या है, तो ये हो गया नॉर्मल एक ब्लॉक। तो ब्लॉक भी दो टाइप के होते हैं, जो नॉर्मल ब्लॉक होता है उसको बोलते हैं इंस्टेंस ब्लॉक, और दूसरा ब्लॉक होता है स्टैटिक ब्लॉक। ठीक है, क्लास ब्लॉक या फिर स्टैटिक ब्लॉक। तो स्टैटिक ब्लॉक होगा तो उसके साथ एक कीवर्ड ऐड हो जाएगा। ठीक है, स्टैटिक। अब इनका यूज कहां पे है, तो इनका यूज ऐसे रहता है कि जब हम कोर जावा प्रोग्राम लिखते हैं, कोर जावा तो चलो मेन मेथड से स्टार्ट होता है। ठीक है, मेन मेथड से स्टार्ट हो गया, हमको पता है कंपाइलर कहीं जाए ना जाए, मेन मेथड में तो जाएगा ही जाएगा। ठीक है, तो जो भी हमको मेन वाली चीजें होती हैं, इनिशियलाइज करना, ऑब्जेक्ट क्रिएट करना, ये सारी चीजें हम किस में लिख दिए, मेन मेथड में, क्योंकि किसी मेथड में जाए ना जाए मेन मेथड में तो जाएगा ही। ठीक है, लेकिन एडवांस जावा में और जब और बड़े लेवल के प्रोग्राम लिखते हैं वहां मेन मेथड ही नहीं होती, मेन मेथड ही नहीं होती। ठीक है, तो उस कंडीशन में ये हमारा जो भी कोड वगैरह होगा तो ये कहां से लिखे जाएंगे, फिर तो कंफ्यूजन होगा ना। उस चीज में आते हैं ये ब्लॉक्स। ठीक है, ये ब्लॉक, इनकी एग्जीक्यूशन प्रायोरिटी जो होती है इनसे भी ज्यादा, मेन मेथड से भी ज्यादा रहती है। देखो, एक हमने नॉर्मल ब्लॉक लिया, अब इसको क्या कर लेते हैं, ये कौन सा नॉर्मल ब्लॉक है इसलिए इसको नाम दे दिए इंस्टेंस ब्लॉक। ठीक है, ये ब्लॉक है, कौन सा ब्लॉक है ये, स्टैटिक ब्लॉक। ठीक है, चलो इसको भी हटा लो, इसको नाम दे दिए 1 इंस्टेंस ब्लॉक। ये हो गया, यहां पे जैसे कंपाइलर आया तो लिख देते हैं, जिसमें जिसमें कंपाइलर जाएगा उसको नाम लिख देते हैं मेन मेथड। ठीक है, मेन मेथड, उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्रिएट होने के तुरंत बाद क्या होता है, कंस्ट्रक्टर कॉल्ड होता है। तो सारे कंस्ट्रक्टर ना करके एक कर लेते हैं। ठीक है, यहां पे लिख दो, चलो अभी तक क्या हो रहा था, सबसे पहले मेन मेथड, सबसे पहले मेन मेथड, फिर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट जैसे क्रिएट हुआ तो ऑटोमेटिकली कंस्ट्रक्टर कॉल्ड, फिर उसके बाद ब्लॉक्स। ठीक है ना, ऐसा होना चाहिए ना, बट आंसर सबसे पहले मेन मेथड, फिर मेन मेथड के बाद क्या हुआ, ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ। मेन मेथड में जैसे ही आया तो सबसे पहला उसका काम क्या था, मेन मेथड प्रिंट करने के बाद जब यहां तक आ चुका है, ये काम हो चुका है, तो अगला काम क्या करेगा, ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा। ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद जस्ट क्या होता था, अभी तक कंस्ट्रक्टर कॉल्ड होता था, बट अभी क्या हो रहा है, इंस्टेंस ब्लॉक एग्जीक्यूट हो रहे हैं। ठीक है, तो ब्लॉक क्या है, पीस ऑफ कोड है जो एक बार एग्जीक्यूट होते हैं, और ये कब होते हैं एग्जीक्यूट, जस्ट बिफोर द कंस्ट्रक्टर, ऑब्जेक्ट क्रिएट होने के बाद और कंस्ट्रक्टर के पहले क्या एग्जीक्यूट होते हैं, इंस्टेंस ब्लॉक। ठीक है, किस ऑर्डर में, अब जैसे यहां पे देखो मैंने दो इंस्टेंस ब्लॉक क्रिएट कर रखे हैं, तो दोनों एग्जीक्यूट हुए। अब उसमें भी ये सोच में आ जाए कि पहले कौन फिर बाद में कौन, तो इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। टॉप टू बॉटम ऑर्डर में, सबसे पहले ऊपर वाला, फिर
नीचे वाला इंस्टेंस ब्लॉक। सबसे पहले मेन मेथड, फिर इंस्टेंस ब्लॉक 1, फिर इंस्टेंस ब्लॉक 2 और फिर उसके बाद कंस्ट्रक्टर। ठीक है, चलो तो अब तक की कहानी में सबसे टॉप पे है मेन मेथड, फिर ऑब्जेक्ट, अब हो गया इंस्टेंस ब्लॉक। इंस्टेंस ब्लॉक क्या है पता चल गया ना, नॉर्मल एक ब्लॉक है जिसके अंदर हम कोड लिखते हैं। ठीक है, ऐसे ओपन लिख नहीं सकते, तो हम उसको एक ब्लॉक क्रिएट कर लेते हैं, उसके अंदर लिखते हैं ना। उसका कोई नाम होता, सिर्फ एक बार एग्जीक्यूट होता। कब एग्जीक्यूट होता है इंस्टेंस ब्लॉक? जब भी हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तभी, और कंस्ट्रक्टर के पहले। इंस्टेंस ब्लॉक, उसके बाद कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर, ठीक है, ये हो गया अभी तक का। अब मैंने पहले ही बता रखा है कि सारी चीजें एक तरफ, लेकिन अगर उसके साथ स्टैटिक लग जाता है तो फिर वो एक तरफ है ना। वेरिएबल के साथ लग गया तो उसकी क्वालिटी बढ़ गई, मेथड के साथ लग गया तो उसकी क्वालिटी बढ़ गई। तो जब मैंने स्टैटिक कीवर्ड बता रखा है, स्टैटिक, ये देखो कल की पीडीएफ कहां है, इट मॉडिफाइज द बिहेवियर ऑफ द वेरिएबल, मेथड एंड क्लास एंड ब्लॉक। ब्लॉक के साथ भी लगता है, ठीक है। तो वेरिएबल और मेथड तो देख चुके हो, ठीक है। अब ब्लॉक के साथ किस तरह बिहेवियर करता है, ठीक है। एक तो ब्लॉक ऑलरेडी कंस्ट्रक्टर से पहले कॉल हो गया है ना, तो इतना ही कर दिया वही बहुत है। बट अब एक को हम बना देते हैं क्या, स्टैटिक ब्लॉक। किसको? स्टैटिक को। तो अब आएगा सबसे पहले मेन मेथड, फिर ऑब्जेक्ट, फिर स्टैटिक ब्लॉक, फिर नॉर्मल ब्लॉक, फिर कंस्ट्रक्टर। ठीक है ना, देखो आंसर। सबसे पहले स्टैटिक ब्लॉक, मेन मेथड से भी पहले। वही तो अभी अभी मैंने क्या बोला कि जब हमको आगे जरूरत पड़ेगी कि मेन मेथड ही ना हो, ये सारी चीजें कब वर्क करेंगी? जब मेन मेथड होगी, ठीक है ना। ये सारी चीजें तब वर्क करेंगी, इंस्टेंस ब्लॉक, कंस्ट्रक्टर, ठीक है, ये कब वर्क करेंगी? जब मेन मेथड होगी। जब मेन मेथड ही ना होगी तब क्या होगा? तब वर्क यूज में आएगा स्टैटिक ब्लॉक। तो स्टैटिक ब्लॉक भी समझने से पहले हमको समझना पड़ा पहले क्या, ब्लॉक। जब ब्लॉक समझ में आया तब हमने क्या समझा, स्टैटिक ब्लॉक। तो स्टैटिक ब्लॉक ऐसा कोड का पीस होता है जो कि इंडिपेंडेंटली लिखा रहता है विद द कीवर्ड स्टैटिक, और ये एग्जीक्यूट होता है मेन मेथड से भी पहले। तो यदि आपके प्रोग्राम में मेन मेथड हो या ना हो, आप स्टैटिक ब्लॉक के अंदर कोड लिख सकते हैं, ठीक है। आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट होने को गया और मेन मेथड, स्टैटिक ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है, समझ आया। तो अब कौन हो गया हीरो? अब हो गया स्टैटिक ब्लॉक, फिर मेन मेथड, फिर इंस्टेंस ब्लॉक, फिर कंस्ट्रक्टर, ठीक है। एक चीज और होता है, क्लास वेरिएबल्स। क्लास वेरिएबल सबसे पहले, जैसे ही हम अपना प्रोग्राम एग्जीक्यूट होने के लिए कंपाइलर को हैंड ओवर करते हैं रन करने के लिए, सबसे पहले क्लास वेरिएबल्स के लिए एक मेमोरी क्रिएट होती है और उनके अंदर डिफॉल्ट वैल्यू जाती है। किसके लिए? क्लास वेरिएबल के लिए। ये सबसे पहला काम है। उसके बाद स्टैटिक ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है, जो भी हम इसके अंदर लिखेंगे वो एग्जीक्यूट होगा। फिर उसके बाद मेन मेथड, फिर ऑब्जेक्ट, फिर ऑब्जेक्ट जब बनेगा तब इंस्टेंस वेरिएबल के लिए स्पेस क्रिएट, वैल्यू वगैरह सारा चीज सेट होगा, ठीक है। ये कब? ऑब्जेक्ट के बाद। फिर उसके बाद इंस्टेंस ब्लॉक, कंस्ट्रक्टर, ये सारी चीजें। सबसे पहले स्टैटिक वेरिएबल्स,
उसके बाद स्टैटिक ब्लॉक, ये क्या है, एग्जीक्यूशन प्रायोरिटी। ब्लॉक है, नाम कुछ नहीं है, इसलिए एक ही बार एग्जीक्यूट होंगे। यदि यहां पे 3-4 स्टैटिक ब्लॉक होंगे तो क्या होगा, सारे एग्जीक्यूट होंगे बट टॉप टू बॉटम ऑर्डर में। ठीक है, ये पीडीएफ कल मैंने सेंड कर दी थी ना। चलो, ऑनलाइन कोई दिक्कत? नो सर। ठीक है, तो जब हमको ऐसा कोई एप्लीकेशन बनाना पड़ता है, देखो कोर जावा के जितने प्रोग्राम होते हैं उसमें सबसे बड़ा मैनेज करने वाला होता है जेवीएम। जेवीएम ही ये सबसे रिस्पॉन्सिबल पर्सन होता है जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कोड को कन्वर्ट करो, एग्जीक्यूट करो, रन करो, आउटपुट दो, एरर चेक करो, सब चीज। एडवांस जावा में जेवीएम ही नहीं रहता। ठीक है, वहां पे कौन रहता है, वेब कंटेनर। मतलब कि जो भी हम सर्वर यूज करेंगे उस सर्वर का एक अपना अपना रिस्पॉन्सिबल पर्सन रहता है। ठीक है, अब जैसे हमारे ड्यूकेट के जो भी मैनेजर हैं वो यहाँ के मैनेजर हैं, अब वो किसी कंपनी में जाएंगे वहां थोड़ी मैनेजर कहलाएंगे। ठीक है, तो उसी तरह ये जो जेवीएम और जेवीएम के सारे रूल्स हैं, मेन मेथड से स्टार्ट होना, मेन मेथड जेवीएम वर्क एग्जीक्यूट करेगा, कंपाइल करेगा, ये सारी चीजें जब वेब प्रोजेक्ट बनते तब वो बाहर हो जाती। ठीक है, वहां पे कोड तो अपना रहता है बट स्टार्ट होता है मेन मेथड से नहीं, इनिट मेथड से। ठीक है, जेवीएम की जगह पे वहां पे वेब कंटेनर वर्क करता है। ठीक है, तो इस तरह ये वेब कंटेनर, एप्लीकेशन कंटेनर, ये सब आ जाते हैं। सर्वर वाले जब ऐड हो जाते हैं ना, तब फिर ये जेवीएम ओवीएम को जगह नहीं मिलती। ठीक है, तो हमको हमारे पास एक ऐसी फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए कि मेन मेथड से भी पहले हम कोई यदि कोई चीज लिखनी है, जो मेन मेथड रहे ना रहे हमारा काम हो जाए, उसके लिए क्या यूज करेंगे, स्टैटिक ब्लॉक। ठीक है, या कि ये ब्लॉक, मतलब कि जब भी हम इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएं, जब भी हम इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएं, कहीं से बनाएं, कहीं से भी बनाएं, कोई भी हमारे क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएगा तो सबसे पहले क्या हो जाएंगे, ये इंस्टेंस ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, वीकेंड्स, आज स्टार्ट करते हैं इनहेरिटेंस। ठीक है, तुम लोगों को 50 क्वेश्चन भी सेंड कर दूं। ठीक है, तो एक दो क्वेश्चन उसमें से देख भी लो कहाँ है, और फिर पूरे हफ्ते बढ़िया करके ही लाना। ठीक है, बैच कहाँ दिख रहा, धीरेन फॉरवर्ड कर दो, तुम ही फॉरवर्ड कर दो। धीरेन, यही है, जी हो गया, मैं कर दिया। ठीक है, चलो, तो आज अपन स्टार्ट, ये 50 क्वेश्चंस हैं, यही पूरे मेथड से रिलेटेड ही है। लॉजिक जो भी दिमाग लगाना है वो सारा सी सी प्लस प्लस का है। ठीक है, बस जो सिंटैक्स रहेगा वो जावा का रहेगा। सपोज करो, ये तो चलो छोटे छोटे क्वेश्चन है, कौन सा, जैसे यही मान लो,
ठीक है, ये प्रोग्राम है। जब मल्टीपल लाइंस को कमेंट करना हो तो इस तरह करते हैं। ठीक है, क्या कह रहा है? डिफाइन अ मेथड विच रिटर्न्स सम ऑफ थ्री नंबर्स आफ्टर राउंडिंग ऑफ ईच नंबर टू द नेक्स्ट मल्टीपल ऑफ 10। ठीक है, चलो तो एक मेथड डिक्लेयर करते हैं। वो क्या रिटर्न करेगी? सम ऑफ थ्री नंबर्स। तो मतलब कि वो मेथड इंटीजर रिटर्न करेगी, इंट। ठीक है, इसमें लिखा भी है रिटर्न टाइप इंटीजर वैल्यू। ठीक है, आर्ग्यूमेंट थ्री वैल्यू लेगी इंटीजर टाइप की, और मेथड का नाम रहेगा सम ऑफ मल्टीपल। सब चीज लिखा है, सोचना भी नहीं कि क्या नाम दें। सम ऑफ मल्टीपल्स, ये मेथड का नाम। तीन वैल्यू लेगी, इंट ए, इंट बी, इंट सी। ठीक है, ऐसे करके कुछ ना कुछ रिटर्न करेगी। किस टाइप का? अभी सपोज कर लेते हैं जीरो। क्यों? क्योंकि एरर हो जाएगा। ठीक है, मेथड क्या कह रही है? कहां गया? विच रिटर्न द सम ऑफ थ्री नंबर्स आफ्टर राउंडिंग ऑफ ईच नंबर टू द नेक्स्ट मल्टीपल ऑफ 10। मतलब कि यदि हमने दिया a इक्वल टू यदि हमने दिया 13, तो 13 को राउंड ऑफ में कन्वर्ट करेंगे तो दो चीज होगा 10 के मल्टीपल में, या तो 10 ही कर दें या कि 20 कर दें। तो हमको क्या करना है? नेक्स्ट मल्टीपल ऑफ 10, मतलब कि 20 करना है। क्या करना है? 20। b इक्वल टू 21 है, तो इसको क्या करना है? हाँ, इसको कर देना 30। क्या करना है? 30, क्योंकि नेक्स्ट मल्टीपल ऑफ 10। इस तरह करके जो भी आप नंबर दोगे उसको क्या कर देना है? वो नेक्स्ट मल्टीपल ऑफ 10 हो जाएगा। ठीक है, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी अब? 20, b की वैल्यू हो गई 30, और c की वैल्यू हो गई, जैसे c इक्वल टू किया तुमने 46, तो c का आंसर हो जाना चाहिए 50। तो 50 प्लस 30 80 और प्लस 20, आंसर आना चाहिए 100। ठीक है, ऐसा। इफ एनी गिवन नंबर इज मल्टीपल ऑफ 10, डोंट चेंज इट्स वैल्यू। अब ऐसा नहीं कि जैसे 10 है तो उसको 10 को तुम 20 कर दो। 10 है तो ठीक है, बट 11 है तो 20 करो। ठीक है, मेथड का नाम ये है थ्री इंटीजर वैल्यू। एग्जांपल भी दिया यहां पे, जैसे 23 का 30, 34 का 40, 69 का 70, और टोटल आंसर आना चाहिए 140। ठीक है, और उसके अलावा क्या करना है इसमें? इफ एनी नंबर इज निगेटिव और जीरो, रिटर्न -1। ठीक है, इफ एनी नंबर इज निगेटिव और जीरो, देन रिटर्न -1। ठीक है, चलो तो ये एक मेथड होगी, ये कर लिए। यहां पे हमने क्या किया? कॉल किया इस मेथड को, इंट आंसर इक्वल टू, पहले ऑब्जेक्ट बनाएंगे। क्लास का नाम क्या है? प्रोग्राम 8। प्रोग्राम 8 p8 इक्वल टू न्यू प्रोग्राम 8। ये हो गया, ऑब्जेक्ट बन गया। p8 डॉट सम ऑफ मल्टीपल्स, जैसे हमने दिया 23, 34 और 69। आंसर आएगा किसमें? आंसर में, और उसको प्रिंट कर देंगे। ठीक है, चलो तो ये हमने किया, तो ये वैल्यू कहां चली गई? यहां चली गई। सबसे पहला काम चेक कर लेंगे, इफ यदि a इक्वल टू a इज लेस देन आर इक्वल टू, a इज लेस देन आर इक्वल टू 0, और b इज
लेस देन आर इक्वल टू 0 और सी इज लेस देन आर इक्वल टू 0, या तो 0 या फिर 0 से कम है, तो क्या हो, रिटर्न -1 सेमीकोलन। ठीक है, रिटर्न -1 सेमीकोलन। एल्स हाँ हाँ हाँ, ये एल्स क्या करो। ठीक है, पहली चीज समझ में आई। दूसरा, अब यदि ऐसा है तो क्या करो। तो सपोज करो हमारे पास एक नंबर है 23, अब इसको 30 बनाना है, तो ये कैसे पता चले। हाँ, अब इसमें हमको 7 ऐड करना है, इसमें हमको 1 ऐड करना है, इसमें हमको 4 ऐड करना है, ये कैसे पता चलेगा। हम बताते हैं। तो जैसे एक वेरिएबल लिया, इंट टेम्प इक्वल टू जो भी नंबर है आपका a परसेंटेज 10, तो आंसर कितना आएगा, रिमाइंडर आएगा। कितना आएगा, आंसर आएगा 3। ठीक है, 3 आ गया ना। अब हम इस रिमाइंडर को 10 माइनस जो भी आंसर आया टेम्प किए, हाँ, आंसर आ गया 7। ठीक है, अब सपोज करो यहां पे हमने लिया 46, तो टेम्प की वैल्यू कितनी हो गई, 6, आंसर कितना आ गया, 4, है ना। समझ आ रहा। हमने लिया यहां पे 69, तो टेम्प की वैल्यू कितनी हो गई, 9, तो यहां पे आंसर कितना आएगा, 1, है ना। अब इसी आंसर को, इस 1 को हम किसके साथ ऐड कर देंगे, a इक्वल टू a प्लस जो भी अभी आंसर आया है, 1 कर दो, ये 4 कर दो, जो भी आंसर आया, तो a की अब न्यू वैल्यू कितनी हो गई, कितनी हो गई, 69 थी तो 70 हो गई। हो गया ना, समझ आ रहा। तो इस तरह करके ये सेम चीज हम अगर तीनों वेरिएबल के साथ कर दें तो क्या हो जाए, वो राउंड ऑफ में हो जाएंगे। चलो, चेक करते हैं। अब यहां पे क्या हुआ कि तीनों की वैल्यू क्या है, ज्यादा है, 0 से भी ज्यादा है, a से भी ज्यादा। चलो, तो पहले मैं कोड थोड़ा सा बड़े में लिखता हूं, उसी को शॉर्ट करूंगा, ठीक है ना। तो इंट टेम्प इक्वल टू, टेम्प की वैल्यू हमने किया a मॉड्यूलो 10 सेमीकोलन। ठीक है, अब इसी टेम्प को क्या किया, टेम्प इक्वल टू 10 माइनस 10। ठीक है, एग्जांपल भी लेते चलते साथ ही साथ, तो समझ। 69 था, मॉड्यूलो 10 किया, तो आंसर आ गया कितना, कितना 9। तो टेम्प में अभी कितना स्टोर हुआ, 9। अब यहां से किया तो टेम्प में कितना स्टोर हो गया, 1। ठीक है, अभी परेशान मत होना, जो जिसको लग रहा हो कि ये दोनों चीज हम एक ही लाइन में कर सकते हैं, मैं पूरा कोड ही एक लाइन में कर दूंगा। ठीक है, अभी सिर्फ फ्लो को देखो, ये हो गया। अब टेम्प की वैल्यू कितनी हो गई, 1। अब a इक्वल टू a प्लस सेमीकोलन, और लास्ट में कर देंगे a प्लस b प्लस c। ठीक है, सेम चीज हम किसके साथ करेंगे, b और c के भी साथ। ठीक है, सेम चीज इतना ही किसके साथ करेंगे, b और c के साथ, तो तीनों का आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, अब इसको छोटा किया जाए,
इतना समझ में आ गया ना सबको? ऑनलाइन ऑनलाइन चलो अब इसके जगह पे हम यहां लिख दें दो लाइन का काम एक लाइन में हो गया, हो गया ना? यहां पे आंसर कितना आया? यहां भी आंसर वही आएगा, ठीक है। 10 माइनस ए की वैल्यू थी 69, ए की वैल्यू थी 69 में से 10 मॉडलो किया तो कितना आंसर आया? कितना आया? 9, है ना? तो ओवरऑल आंसर टेंथ में कितना स्टोर हुआ? 1 हो गया। अब इतने लाइन का कोड समझ में आ गया ना? दो लाइन को हमने मर्ज कर दिया। अरे यार ये लिखा था, ये लिखा था इस टेम्प की वैल्यू अभी क्या है? यही ना है ए मॉड्यूलो 10, हाँ यही ना है। तो इसके जगह पे हमने ये लिख दिया, इसको डायरेक्ट उठा के यहां पे लिख दिया। ठीक है ना? समझ आ गया? तो अब यहां पे आंसर कितना आएगा? 10 में से जो भी उसका रिमाइंडर होगा वो आ जाएगा टेम्प में, और ए की वैल्यू हो जाएगी ए प्लस, वो कर देंगे। अब इस टेम्प के भी जगह पे यदि हम पूरे इक्वेशन को यहां से उठा के यहां पे रख दें तो भी आंसर आ जाएगा। सपोज करो अब ए की वैल्यू कितनी है? स्टार्टिंग में ए की वैल्यू है 69, 69 प्लस 10 माइनस ए मॉड्यूलो 10, तो 69 मॉड्यूलो 10 मतलब 9, तो ओवरऑल आंसर कितना आएगा? 70 आ गया। थर्ड वेरिएबल की जरूरत ही नहीं पड़ी, b इक्वल टू b प्लस 10 माइनस b मॉड्यूलो 10 सेमीकोलन। b की वैल्यू हमने दिया 46, तो 46 प्लस 10 माइनस b मॉड्यूलो 10, b मॉड्यूलो 10 मतलब 6, ठीक है। तो ओवरऑल आंसर आया कितना? 4, 4 इसमें ऐड हो गया तो आंसर कितना आ गया? ठीक है। ट्वेंटी थ्री थी, तो 23 प्लस 10 माइनस 23 का हो गया 3, तो आंसर कितना आ गया? चल लो 7 हो गया 30। क्लियर हो गया? समझ आ गया? और सॉर्ट कर दें, और सॉर्ट करने के लिए प्लस इक्वल टू बी प्लस इक्वल टू ये लो, ठीक है। वही लिखा है ना? ये लो तुम लोग का आंसर आ गया। क्लियर? कोई दिक्कत? वैल्यू पास करके देख लो, आंसर आ गया 140। अब अगर ये चीज मैं डायरेक्ट लिख देता तो तब तुम लोग को ना समझ में आता, बट अब समझ में आ रहा है। क्लियर सबको? इस तरह करके ये करीब 50 क्वेश्चन हैं, और हर क्वेश्चन जैसे 7 और 8 सेम टाइप के होंगे, एक टाइप के 2-2 क्वेश्चन है, तो कम से कम आपको पूरे 50 के 50 करने, लेवल लेवल धीरे धीरे बढ़ता जाएगा।
है ना। ऐसा नहीं है कि स्टार्टिंग में कम है तो आगे भी कम ही रहेगा। तो इस तरह करके ये मेथड किस तरह यूज करनी है, मेथड और उसके टाइप को, तो ये करके ये पूरे 50 क्वेश्चन करने। ऑनलाइन समझ में आया कैसे करना। यस सर। अब देखो तुमने मान लो इंटर कर दिया, चलो एक चीज और बता देते हैं। जावा में जो हम कमांड्स लेते हैं, इनपुट लेते हैं, इनपुट लेने के 3 तरीके हैं, ठीक है। पहला तरीका कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट, ठीक है। दूसरा बफर्ड रीडर, और तीसरा स्कैनर क्लास। कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट मींस जब हम प्रोग्राम रन करते हैं उसी टाइम ही हम वैल्यू को पास कर दें। सपोज करो कल मैंने यही प्रोग्राम है, ठीक है ना। इस क्लास का नाम किया डेमो। यहां पे हो गया। अब हमको क्या करना है, हमने यहां पे कर दिया आर्क्स ऑफ 0, ठीक है। तो अपन को जनरली यूज करना है किसको, स्कैनर क्लास को ही, बट तरीका जितने होते हैं सब जान लो, ठीक है। दोनों दो तरीका जो है उनको अभी समझने में काफी दिक्कत जाएगी, ठीक है, बट मैं दिखा देता हूं। जैसे होगी, ये हो गया कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट। कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट में क्या होता है कि जो भी हम इंटर करते हैं रन टाइम पे, जैसे इसको हमने सेव किया किसमें, डी पे, टेस्ट पे, डेमो डॉट जावा, रिप्लेस, ठीक है। अब इसमें अभी हमने कुछ इसमें इंटर नहीं किया, क्या नहीं, हमको नहीं पता कि पहला आर्गुमेंट पे क्या वैल्यू होगी, दूसरे पे क्या वैल्यू होगी। जो वैल्यू हो गया एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। डी कॉलन सी डी जावा सी डेमो डॉट सी डी टेस्ट जावा सी डेमो डॉट जावा, ब्रैकेट बंद मिस हो गया, चलो जावा सी डेमो डॉट जावा। एरर नहीं आया, मतलब जो भी हमने लिखा है वो क्या है, सिंटेक्स वाइज परफेक्ट है, ठीक है ना। अब हमने क्या किया, रन किया। रन करने के लिए जावा क्लास का नेम डेमो। अब हमने जो भी इसके बाद, इतना करने के बाद इंटर कर देते थे अभी तक, अब हम जो भी वैल्यू इंटर करेंगे वो क्या होगा, एज ए इनपुट कंसीडर किया जाएगा, ठीक है। पहला वैल्यू पहले आर्गुमेंट पे जाएगा 0 पे, दूसरा आर्गुमेंट दूसरे आर्गुमेंट पे जाएगा। जैसे सपोज किया कपिल स्पेस बैच 11 इंटर, यहां आंसर आ गया, ठीक है। सेम प्रोग्राम को दोबारा रन किया, वरुण स्पेस बैच 2, ये आंसर आ गया। तो ये क्या है, एक इनपुट लेना ही है ना, इसमें पहले तो हमने फिक्स नहीं किया, हम रन टाइम पे फिक्स कर रहे हैं ना। तो इस तरह इनपुट लेना कहलाता है कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट। क्या कहलाता है, कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट। In Java, 3 ways to take inputs from the user
at runtime. First is command line argument. सेकंड आता है अपना बफर्ड रीडर. बफर्ड रीडर ठीक है, अच्छा है, लेकिन उसको कब अच्छे से यूज कर पाओगे? जब पूरी कोर जावा खत्म हो जाएगी, ठीक है, तब उसको तब समझ में आएगा कि वो वर्क कैसे कर रहा. बाकी देख लो. उसके लिए हमको इनपुट स्ट्रीम रीडर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा. ISR इक्वल टू न्यू इनपुट स्ट्रीम रीडर सिस्टम डॉट इन. ठीक है, पहला. दूसरा, उसके बाद बफर्ड रीडर BR इक्वल टू न्यू बफर्ड रीडर ISR. इतना चीज करना पड़ेगा. अब उसके बाद जो भी इनपुट आएगा वो बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग फॉर्म में आएगा. किसमें आएगा? स्ट्रिंग में. अब आपको इंटीजर में चाहिए तो स्ट्रिंग से इंटीजर में कन्वर्ट करो. फ्लोट में चाहिए तो स्ट्रिंग से फ्लोट में कन्वर्ट करो. डबल में चाहिए तो स्ट्रिंग से डबल में कन्वर्ट करो. ये सारे कन्वर्जन कब होंगे? जब आपको काफी हद तक ये चीजें कन्वर्जन आने लगेगी. ठीक है, इसलिए ये बफर्ड रीडर लोग कम ही यूज करते. ठीक है, जैसे कि एक नाम प्रिंट करना, स्ट्रिंग नेम इक्वल टू BR. क्या है ये? BR एक बफर्ड रीडर क्लास है, उसका ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट कर लिया है. वो एक आर्गुमेंट एक्सेप्ट करता था इनपुट स्ट्रीम रीडर का, उसमें हमको ऑब्जेक्ट हमने उसको दे दिया, आर्गुमेंट पास कर दिया. अब BR क्रिएट हो गया. BR डॉट रीड लाइन. ये एरर भी थ्रो करता है, इसलिए एक्सेप्शन. ठीक है, तो अब आप जो भी नाम इंटर करोगे वो किस में जाएगा? नेम. जैसे इंटर किए, अच्छा, यहां पे एक मैसेज तो लिखे ही नहीं. मैसेज नहीं लिखेंगे तो पता कैसे चलेगा प्रोग्राम स्टार्ट हो गया? रेड बटन स्टार्ट हो गया था. तो इंटर योर नेम रन की, आकाश आ गया, कपिल आंसर आ गया. KHARANSH. सही है ना अंशु? हाँ सही है, गलत है? सही है। ठीक है, ये देखो. तो ये जो तरीका कहलाता है, ये कहलाता है बफर्ड रीडर का यूज करके. अब चलो, स्ट्रिंग था तो स्ट्रिंग में कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि स्ट्रिंग में हमने स्टोर किया, स्ट्रिंग में ही आता है. अब हमको सपोज करो इंटर करना है किसमें? इंट एज में करना. एज हमने किया किसमें? एज नाम का वेरिएबल. अब इसमें क्या करेंगे? BR डॉट रीड. अब इसमें सोचोगे कि रीड इंट रिटर्न कर रहा. देखो, गड़बड़ ही गड़बड़ है.
रन की। आंसर कुछ और आ रहा है, ठीक है। वो इस टू का जो भी आस्की कोड क्या था 50, तो वो 2 के बेस पे आंसर दे रहा, ठीक है। इसलिए ये बराबर इसको इंटीजर को एक्सेप्ट नहीं कर रहा, तो हमको क्या करना पड़ेगा, रीड लाइन की। अब ये आंसर किस में आएगा, स्ट्रिंग में। हमको किस में चाहिए, इंटीजर में। तो स्ट्रिंग से इंट में क्या करो, कन्वर्ट करो। इंटीजर डॉट पार्स इंट एक मेथड है जिसका काम क्या है, स्ट्रिंग टू इंटीजर में कन्वर्ट करना। लो, तो अब जिसको इतनी चीजें पता होंगी तब वो इसको इजीली यूज कर पाएगा। अब स्टार्टिंग वाला कोई कहां से, वो इंटीजर ही नहीं जानता कि इंट और इंटीजर में क्या फर्क है, ठीक है। लो, तो ये कहलाता है बफर्ड रीडर का यूज करके। क्या लाइब्रेरी इंपोर्ट करती है वो पूरी मैं कॉपी करके हम लोग किसमें सेंड कर दिया, ठीक है। अब लास्ट आता जो सबसे सिंपल रहता है, जिसको अपन स्टार्टिंग की क्लास से ही यूज कर सकते हैं, उसको बोलते हैं स्कैनर क्लास। स्कैनर क्लास, अब इनपुट लेना है तो एक दो चीजें तो रटना पड़ेगा, ठीक है। स्कैनर SC इक्वल टू न्यू स्कैनर। न्यू स्कैनर, उस वाले में ये भी दिक्कत हो सकता था, ये पूछ सकते थे ये क्या है, ये क्यों लिख दिए, है ना। स्कैनर सिस्टम डॉट इन, सिस्टम डॉट इन, बस इतनी लाइन करनी पड़ेगी। ये स्कैनर क्लास कहां है, जावा डॉट यूटिल पैकेज के अंदर। बाय डिफॉल्ट कौन सा पैकेज इंपोर्ट रहता है हमारे क्लास में, जावा डॉट लैंग पैकेज बाय डिफॉल्ट इंपोर्ट रहता है। तो इस यूटिल को इंपोर्ट करने के लिए या तो अलग से लिखो इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल, या फिर कंट्रोल शिफ्ट ओ, ऑटोमेटिक आ गया। अब ये स्कैनर क्लास क्या करती है, हमको प्रिमिटिव डेटा टाइप्स को एक्सेप्ट करने में मदद करती है। वो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स नहीं एक्सेप्ट करवा रही थी, वो क्या कर रही थी, वो क्लास स्टोर करवा रही थी। स्ट्रिंग एक क्लास है, फिर क्लास से कन्वर्ट करो इंटीजर क्लास में, फिर उस इंटीजर क्लास को कन्वर्ट करो किसमें, प्रिमिटिव डेटा टाइप में। तो इंटरनली 3 प्रोसेस हो रहे थे वहां पे, दिख दो जरूर रहे थे कि स्ट्रिंग टू इंटीजर कर रहे हैं, बट इंटीजर और इंट में काफी फर्क है, ठीक है। इंट एक डेटा टाइप है, प्रिमिटिव डेटा टाइप, मतलब वो ऐसे सिर्फ टैग है, ठीक है। और इंटीजर एक पूरी की पूरी क्लास है, क्लास के अंदर मेथड्स होती हैं, उस इंटीजर के अंदर बहुत सारी मेथड्स हैं, ठीक है। और इंट के अंदर कुछ नहीं है, इंट एक ऐसे नाम है, टैग है, ठीक है। जबकि इंटीजर एक क्लास है। उसी तरह स्ट्रिंग क्या है, एक क्लास है, इसीलिए स्ट्रिंग के अंदर बहुत सारी क्लास है, मेथड्स हैं, ठीक है ना। स्ट्रिंग को हम एज ए डेटा टाइप तो यूज कर रहे हैं, बट स्ट्रिंग एक सिर्फ डेटा टाइप बस नहीं है कि ऐसे नाम स्टोर करने के लिए स्ट्रिंग। स्ट्रिंग पूरी की पूरी एक क्लास है, और क्लास के अंदर क्या होता है, मेथड, और हर मेथड का एक अलग काम होता है, ठीक है। स्कैनर, अब इस स्कैनर को क्या करेंगे, इनपुट लेंगे, एक मैसेज किए इंटर योर नेम, स्कैनर क्लास। अब इसमें आपने क्या किया, जो भी आपने इनपुट दिया तो हमने स्टोर किया किसमें, स्ट्रिंग में, स्ट्रिंग नेम नाम के एक वेरिएबल में। अब स्कैनर के अंदर अलग अलग मेथड्स हैं, स्कैनर की मेथड यूज करने के लिए क्या करेंगे, एससी डॉट, क्या यूज करेंगे, एससी डॉट, क्योंकि डेमो को डी बना लेते हैं तो डी डॉट, उसी तरह एससी, स्कैनर के एससी बनाए हैं तो क्या करेंगे, एससी डॉट, एससी डॉट। स्ट्रिंग इंटर करना है तो नेक्स्ट, ठीक है। इंटीजर एक्सेप्ट करना है तो
नेक्स्ट इंट, ठीक है। और देखो नेक्स्ट इंट, नेक्स्ट बाइट, नेक्स्ट शॉर्ट, नेक्स्ट लॉन्ग, नेक्स्ट डबल, इस तरह करके जो भी डेटा टाइप चाहिए उसके अंदर मेथड्स ही मेथड, ये सारी क्या सजेशन जो है मेथड्स ही है। ये लो नेक्स्ट फ्लोट, अलग अलग डेटा टाइप की अलग अलग वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इंट, इसमें कोई कन्वर्जन वाली दिक्कत नहीं है। अब उससे तो ठीक ही है ना ये। इंटर योर एज, आपने जो भी इंटर किया एज में गया। अब उसके बाद प्रिंट कर सकते हो आप, स्लैश एन मीन्स न्यू लाइन, ठीक है। दो वेरिएबल को कंकैटिनेट करने के लिए प्लस ऑपरेटर यूज करते हैं। ले लो, आपने इंटर किया कपिल एज, ठीक है। किसका यूज करके ये स्कैनर क्लास है। समझ में आया तीनों। ये लो इसको भी ऐड कर देते हैं हम लोग के इसमें, थर्ड है। ठीक है, ऐड कर दिए। अब अपन आते हैं कि इसमें अपने टॉपिक में इनहेरिटेंस। उप्स कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो चुका था। उप्स कॉन्सेप्ट मींस ऐसी लैंग्वेज जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को सपोर्ट करती है। ऑब्जेक्ट मींस क्लास, ऑब्जेक्ट मींस इंस्टेंस ऑफ अ क्लास। तो ऑब्जेक्ट को जो सपोर्ट करेगी मतलब वो क्लास को सपोर्ट करेगी। विदाउट क्लास तो वर्क होगा ही नहीं, विदाउट क्लास उसका ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा, और ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं कहलाएगी। जावा क्या है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, मतलब ये क्लास वगैरह ये सब सारी फीचर्स को सपोर्ट करती है। तो उसी में जो इसके प्रिंसिपल्स होते हैं, जैसे सपोज करो जैसे गांव में होता ना कि बहू है तो बहू के तौर तरीके, उस तरह खाना इज्जत, खाना परसो सबको, बड़ों को रिस्पेक्ट करो, है ना, और उस तरह की वेशभूषा में रहो। क्यों? क्योंकि वो बहू है तो उसको उस वो वाले कायदे और जो भी नियम कानूनों फॉलो करना पड़ता है। उसी तरह जो भी लैंग्वेज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कुछ प्रिंसिपल्स को फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। तो जिसमें से एक प्रिंसिपल्स रहता है इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस मींस क्रिएटिंग अ न्यू क्लास फ्रॉम एन एग्जिस्टिंग क्लास इज नोन एज इनहेरिटेंस, ठीक है। एक न्यू क्लास क्रिएट करना। अब न्यू क्लास क्रिएट करना वो कहने की बात हो गई, बाकी क्रिएट वगैरह कुछ नहीं करते, सिर्फ एक वर्ड बस ऐड कर देते हैं, ठीक है। अभी एक नॉर्मल क्लास है, ये दूसरी क्लास है, ठीक है। अभी इन दोनों बीच क्लासों के बीच कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। अब ये क्लास के अंदर इसकी मेथड, इस क्लास के अंदर इसकी मेथड, ठीक है। अब ये अलग बात है कि एक दूसरे के अंदर हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करके मेथड एक्सेस कर लें, बाकी अभी इन दोनों के अंदर कोई रिलेशन नहीं। बट जो डेफिनेशन है इनहेरिटेंस का यूज करने के लिए, क्रिएटिंग अ न्यू क्लास फ्रॉम एन एग्जिस्टिंग क्लास, इसमें से एक क्लास क्रिएट करने के लिए वही क्या कहलाता है इनहेरिटेंस। तो वो चीज को प्रूव करने के लिए हम सिंपल से एक वर्ड ऐड कर देते हैं बस, और वो ये चीज बता देता है कि ये जो क्लास न्यू वाली है ये इसी की ही एक चाइल्ड क्लास है, ठीक है। बाकी ऐसा होता नहीं है कि उसमें से एक क्लास निकल के बाहर आती, ऐसा कुछ नहीं होता। सिर्फ एक कीवर्ड है जो ऐड कर देने से ये हमको क्या वो शो हो जाता है कि ये क्लास चाइल्ड क्लास है, वो पेरेंट क्लास है, मतलब ये जो न्यू क्लास है उसमें से निकली हुई, ठीक है। वो क्या है कीवर्ड? एक्सटेंड्स है एक और, बट उसको टाइम आने पे बताएंगे, ठीक है। एक्सटेंड्स, तो ये एक कीवर्ड लगा देने से क्या हो जाता है,
एक रिलेशनशिप स्टेब्लिश हो जाता है दो क्लासों के बीच में कि एक चाइल्ड क्लास है एक पेरेंट क्लास है, ठीक है ना, सिर्फ किस कीवर्ड से, एक्सटेंड कीवर्ड से, और ये बताता है कि इनहेरिटेंस हो गया। इनहेरिटेंस मींस एक न्यू क्लास क्रिएट करना जो ऑलरेडी क्लास बनी हुई है, ठीक है। अब उसमें से फायदा क्या होगा, क्या क्या चीजें, इतना कर देने से क्या क्या चीजें ऐड हो जाती हैं। तो ऐड होने वाली पहली चीज ये हो जाती है कि क्या था, चलो कहां थे, अच्छा अच्छा अच्छा, नाम। जब इस तरह इनहेरिटेंस करते हैं, ठीक है, न्यू चाइल्ड क्लास भी बोल देते हैं, डेराइव्ड क्लास भी बोल देते हैं, ठीक है। उसी तरह जो पहले से क्लास थी उसको ऑलरेडी एग्जिस्टेड क्लास, पेरेंट क्लास, सुपर क्लास, ठीक है, ये सारे नाम से उसको भी जानते हैं, ठीक है। दूसरी चीज, जो एक जनरल सा रूल है, जैसे सपोज करते हैं ये एक पेरेंट क्लास है, ये एक पेरेंट क्लास है और ये एक चाइल्ड क्लास है। अब ये चाइल्ड क्लास है, ये हमको कैसे पता चलेगा, क्योंकि ऐसा तो कुछ है नहीं कि उसके घर में रहती है तो पता चल जाए कि ये चाइल्ड क्लास उसके घर में रहती है तो पता चले उसकी चाइल्ड क्लास है ना। रहते तो सब जैसे वो क्रिएट होती वैसे ये क्रिएट होती सेम पैकेज के अंदर। तो बस एक कीवर्ड ऐड कर देते हैं जो कि इस रिलेशनशिप को शो करता है, ठीक है, एक्सटेंड्स पेरेंट, ठीक है। इसका मतलब ये जो चाइल्ड क्लास है वो किसमें से निकली हुई है, पेरेंट क्लास, ठीक है। ये एक रिलेशनशिप शो कर देता है कि इनहेरिटेंस हुआ है। दूसरा, अब इसमें से फायदे क्या हो जाते हैं, फायदे ये हो जाते हैं कि मेमोरी एलोकेटेड फॉर दी बोथ। अभी क्या होता था, अभी तक जब तक इनहेरिटेंस नहीं था तो जब हम किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते थे उस क्लास के लिए मेमोरी क्रिएट हो जाती थी ना, रैम के अंदर सिर्फ उसी क्लास के लिए मेमोरी क्रिएट होती थी। बट अब क्या होगा, मेमोरी विल एलोकेट फॉर दी बोथ चाइल्ड एंड पेरेंट whenever we create the object for the child class। मतलब कि जब भी हम चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, देन मेमोरी किसके किसके लिए एलोकेट होगी, दोनों के लिए, चाइल्ड एंड पेरेंट दोनों के लिए। क्यों, जैसे हमने चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है, चाइल्ड का हमने ऑब्जेक्ट बनाया, चाइल्ड सी इक्वल टू न्यू चाइल्ड, ये किया, ये किसका ऑब्जेक्ट है, अभी कितने के लिए मेमोरी एलोकेट होगी, हाँ, अभी सिर्फ और सिर्फ चाइल्ड के लिए। क्यों, क्योंकि उन दोनों के बीच कोई रिलेशन नहीं, ये अभी हटा भी दूंगा कोई दिक्कत नहीं, अभी उन दोनों के बीच कोई रिलेशनशिप नहीं, ठीक है, इसलिए पड़ोसी पड़ोसी है, ठीक है, कोई मतलब ही नहीं एक दूसरे से। बट अब क्या हो गया, अब एक रिलेशनशिप शो हो गया। तो अब जब भी हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे किसके लिए, चाइल्ड के लिए, चाइल्ड के लिए, देन मेमोरी विल एलोकेट फॉर दी बोथ चाइल्ड एंड पेरेंट। क्यों, क्योंकि चाइल्ड कैन एक्सेस द प्रॉपर्टी ऑफ द पेरेंट, चाइल्ड कैन एक्सेस द प्रॉपर्टी ऑफ द पेरेंट। तो ये कब पॉसिबल होगा, ये पॉसिबल तभी होगा जब दोनों के लिए मेमोरी एलोकेट होगी। सपोज करो सी बन गया ना, तो यहां पे हमने लिखा सी। अब ये सी जो ऑब्जेक्ट है, सी जो ऑब्जेक्ट है ये क्या कर सकता है, दोनों की प्रॉपर्टी, सी की मदद से चाइल्ड की भी प्रॉपर्टी एक्सेस हो जाएगी, और अगर जैसे मैंने कहा कि चाइल्ड कैन एक्सेस द प्रॉपर्टी ऑफ द पेरेंट, तो ये कब पॉसिबल है, जब वो ऑब्जेक्ट दोनों को एक्सेस कर सके। और वो ऑब्जेक्ट दोनों को एक्सेस कब कर सकेगा, जब दोनों के लिए मेमोरी एलोकेट हो, तभी तो ये चीज सेटिस्फाई होगी ना कि चाइल्ड कैन एक्सेस द प्रॉपर्टी ऑफ द बोथ। अगर दोनों की मेमोरी एलोकेट नहीं होगी तो कैसे उसकी प्रॉपर्टी एक्सेस कर लेगा, ठीक है।
तो ये तभी होता है जब इनहेरिटेंस में, जब हम रूल है कि जब हम ऑब्जेक्ट when we create the object for the parent, when we create the object for the parent, then memory allocated for the parent class only. When we create the object for the parent, then memory will allocate for the parent class only. ठीक है? क्यों? क्योंकि आज चलो ठीक है, आज पेरेंट मतलब अगर ये इसका अपोजिट किया जाए कि ऐसा क्यों हो रहा है, सारी चाइल्ड के लिए बनाओ, तो वो इसलिए क्योंकि वो जो एक लिंक बनी रहती है ना, वो ओपन ही रहती है हमेशा। कल को मान लो कोई और चाइल्ड क्लास आ गई तो हमको जो ऑलरेडी जो क्लास बन चुकी है, फ्यू पहले ही बन चुकी है, उसको क्या पता चला कि जो नेक्स्ट क्लास आने वाली है उसके लिए कितनी मेमोरी एलोकेट करनी है, कितने वेरिएबल के लिए जगह छोड़नी है। हाँ, ऑब्जेक्ट बनाना मतलब स्पेस क्रिएट करना, स्पेस क्रिएट करना, तो उसको कैसे पता चलेगा कि उसकी कितनी सारी चाइल्ड क्लास आने वाली हैं, कितनों के लिए जगह बचा के रखें, है ना। इसलिए when we create the object for the parent, then memory will allocate for the parent only. और जब मेमोरी सिर्फ पेरेंट के लिए बनेगी तो क्या होगा, जब पेरेंट के लिए बस मेमोरी क्रिएट होगी तो एक्सेस भी सिर्फ पेरेंट वाले बस होंगे, ठीक है ना। पेरेंट का ऑब्जेक्ट और पेरेंट के ही वेरिएबल एक्सेस होंगे, भले ही इसकी चाइल्ड क्लास है, बट मेमोरी उनके लिए एलोकेट हुई नहीं। तो जब मेमोरी एलोकेट हुई नहीं तो उसको पता ही नहीं कौन कौन है, तो क्या करेगा, किसी को एक्सेस कर ही नहीं सकता। किसको एक्सेस करेगा, सिर्फ और सिर्फ पेरेंट। ठीक है, ये हो गया इसका, ये हो गया इसका, ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट एक और आता है, थर्ड तरह से इनहेरिटेंस क्रिएट करना, कि चलो जब तक एक दो इसमें डेफिनेशन तुमको पॉइंट वगैरह दिखा दें, आगे बढ़ा दें। क्रिएटिंग न्यू क्लास फ्रॉम एन एग्जिस्टिंग क्लास नोन इनहेरिटेंस, सब क्लास, सुपर क्लास, मेमोरी एलोकेटेड फॉर बोथ, इसमें फॉर सुपर क्लास ओनली। सुपर मतलब सुपर, पेरेंट, एग्जिस्टेड, ओल्ड क्लास, सारी क्लास एक, चाइल्ड, न्यू, डेराइव्ड, सब क्लास, सारी क्लास का नाम एक, ठीक है। इनहेरिटेंस कितने कितने टाइप के होते हैं। सिंगल इनहेरिटेंस, सिंगल इनहेरिटेंस मींस, ये जो अभी थर्ड वाला बताने वाला हूं ना, पेंडिंग है। पहला आता सिंगल इनहेरिटेंस, मतलब एक पेरेंट क्लास, एक चाइल्ड क्लास, ठीक है, एक पेरेंट एक चाइल्ड, दैट इज सिंगल इनहेरिटेंस। सेकंड आता है, मल्टीपल को छोड़ो, मल्टी लेवल। मल्टी लेवल मींस एक पेरेंट क्लास, मल्टीपल नहीं, कि एक चाइल्ड और उस एक चाइल्ड के एक दूसरी चाइल्ड, मतलब कि ये हो गई, सपोज करो ड्यूकेट क्लास, ये हो गई जावा क्लास, और ये हो गए स्टूडेंट क्लास, ठीक है ना। सो स्टूडेंट कैन एक्सेस द प्रॉपर्टी फॉर द बोथ, जावा की भी क्लास की प्रॉपर्टी एक्सेस कर सकती है और ड्यूकेट क्लास की भी। जावा कितनों को एक्सेस कर सकता है, सिर्फ और सिर्फ ड्यूकेट, जावा मतलब कि मैं, ठीक है, मैं सिर्फ ड्यूकेट की प्रॉपर्टी एक्सेस कर सकता हूं, स्टूडेंट की नहीं, ठीक है।
बट स्टूडेंट प्रॉपर्टी मतलब मेरी क्लास अटेंड कर सकती है, और ड्यूकेट की जो भी ये लोग प्रोवाइड कराते हैं, वाईफाई, टेबल चेयर, है ना, पानी, ये सारी चीज तुम लोग इसको एक्सेस कर सकते हो, और मैं सिर्फ ड्यूकेट को, समझ आ रहा? ये हो गया मल्टी लेवल। ठीक है, अब आता है हायरार्किकल इनहेरिटेंस। हायरार्किकल इनहेरिटेंस मतलब कि एक पेरेंट क्लास के मल्टीपल चाइल्ड क्लासें। ठीक है, ठीक है, ऐसा। उससे क्या होगा, उससे कभी भी आप दिक्कत में फंसोगे, इसका तो अच्छा खासा एग्जांपल ही बताऊंगा। इसमें जब कभी भी फंसोगे तो किसका नाम बता दोगे, इसका, इसको हैंडओवर कर दोगे। ठीक है, ये फंस गया तो इसका नाम बता दिया, ये फंस गया तो इसका नाम बता दिया, ये। ठीक है, अब इसका एक रियल टाइम एग्जांपल दिखाता हूं। हमारे जावा क्लास में, जावा के प्रोग्राम में बाय डिफॉल्ट हर क्लास, चाहे डेमो क्लास हो, बफर क्लास हो, अभी एक और क्लास क्रिएट करूंगा ना, वो भी इंप्लिसिटली पूरे जावा प्रोग्राम की एक सुपर क्लास होती है, उसका नाम है ऑब्जेक्ट क्लास। देखोगे? तो चलो एक काम करते हैं। अभी मैंने कहा कि जब भी हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, किसका, चाइल्ड का, तो हम मेथड किसकी किसकी एक्सेस कर सकते हैं, खुद की और पेरेंट की भी। ठीक है ना? तो देखो बफर का भी ऑब्जेक्ट बनाते हैं, बफर बी इक्वल टू न्यू बफर, ऑब्जेक्ट बन गया। इसके अंदर एक मेथड बनाते हैं, वाइड शो। ठीक है, अब इस शो को कौन एक्सेस कर सकता है, सिर्फ बफर का ऑब्जेक्ट बी। तो बी डॉट शो, आंसर आ रहा है ना, रिटर्न टाइप बता रहा है और बफर बता रहा है, बफर मतलब क्लास है। ठीक है, बट इसको हम हटाते हैं, ये देखो, ये देखो, ये बाकी की जो मेथड्स हैं, ये किस क्लास की मेथड है, सो बस देखो, सो बस किसकी है, बफर की, और बाकी की मेथड्स किसकी है, ऑब्जेक्ट की। तो ये हम कैसे पॉसिबल है, क्योंकि ये जो बफर क्लास है वो इंप्लिसिटली क्या है, उस चाइल्ड क्लास की, अरे ऑब्जेक्ट क्लास की क्या है, चाइल्ड क्लास है, ऑब्जेक्ट क्लास की क्या है, चाइल्ड क्लास। तुम स्कैनर की तो नहीं यूज कर पा रहे हो, हाँ, इनपुट स्ट्रीम, फाइल इनपुट स्ट्रीम, हाँ, इनकी तो एक्सेस नहीं कर पा रहे हो, स्ट्रिंग की तो एक्सेस नहीं कर पा रहे हो, बट किसकी एक्सेस कर पा रहे हो, ऑब्जेक्ट की। किसकी है ये सब, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, लिखा है, सिवाय ऑब्जेक्ट के तुमको कुछ नहीं मिलेगा। ये हो गया पहला प्रूफ। दूसरा प्रूफ देखो, अगर हमने यहां पे चलो लिख दिया एक्सटेंड्स, क्या नाम है, कपिल, एरर आ गया। क्यों एरर आ गया, क्योंकि कपिल नाम की कोई क्लास ही नहीं है ना, कपिल नाम की कोई क्लास ही नहीं है, बट ऑब्जेक्ट, एरर गायब, एरर गायब। हमने बनाया नहीं आज तक के प्रोग्राम में, मैंने किसी भी दिन ऑब्जेक्ट नहीं लिखा, ऑब्जेक्ट क्लास नहीं बनाया, बट फिर भी एरर गायब। क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्ट नाम की एक क्लास ऑलवेज, हमेशा, तुम डेमो, टेस्ट, बड़ा से बड़ा प्रोग्राम लिखो, छोटा से छोटा प्रोग्राम लिखो, हर जावा के प्रोग्राम में बाय डिफॉल्ट सबकी एक सुपर क्लास होती है, उसका नाम क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्लास। ठीक है, कंट्रोल दबाओ, ओपन कर लो, ऑब्जेक्ट क्लास java.lang पैकेज के अंदर। ठीक है, इसकी कोई नहीं है सुपर क्लास। ठीक है, तुम कोई सी भी क्लास उठा लो, उसके अंदर तुमको ऑब्जेक्ट दिख जाएगा, लिख दोगे ऑब्जेक्ट, एरर आ जाएगा। मतलब किसी भी क्लास के अंदर ऑब्जेक्ट लिख दोगे एक्सटेंड, एरर नहीं आएगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट क्लास बाय डिफॉल्ट क्या है, सबकी पेरेंट क्लास, सबकी पेरेंट क्लास।
लेकिन ऑब्जेक्ट का कोई नहीं पेरेंट। ठीक है, समझ आया? तो ये हायरार्किकल इनहेरिटेंस में क्या एक रियल टाइम यूज पता चल गया। सबसे सुपर क्लास कौन सी है? ऑब्जेक्ट क्लास। कोई भी क्लास अपने आप को कहे कि ये इंटरफेस जो है सबसे ऊपर का है, बट उसके भी इंप्लिसिटली में क्या होगा? ऑब्जेक्ट। ठीक है, चलो ये हो गया सिंगल, मल्टी लेवल और हायरार्किकल। अब मैंने एक छोड़ा है क्या? मल्टीपल इनहेरिटेंस। कौन सी? मल्टीपल इनहेरिटेंस। तो मल्टीपल इनहेरिटेंस वो इनहेरिटेंस कहलाता है when a child class is having two parent class, two or more than। सिंगल पेरेंट होगा तो सिंगल क्लास हो गया, बट when a child class is having two or more than two parent class, then that kind of inheritance is called multiple inheritance। that kind of inheritance is called multiple inheritance। जगह तुम्ही लोग का ना वीकेंड्स को हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आता अपना मल्टीपल इनहेरिटेंस। व्हेन अ चाइल्ड क्लास इज हैविंग more than two or more than two parent class, then that kind of inheritance is called multiple inheritance। सपोज करो इस पेरेंट क्लास का नाम है कंफ्यूजन इसमें से ज्यादा आएगा ना तुम लोग को, इसलिए ठीक है। नोट, ये टाइप का इनहेरिटेंस क्या कहलाता है? मल्टीपल इनहेरिटेंस। नोट, जावा does not support multiple inheritance। ठीक है, दूसरा, the inheritance which will support the multiple inheritance then Java will not support that kind of inheritance also। स्पेलिंग जो हो भाव समझ जाओ। ठीक है, मतलब कि जावा मल्टीपल इनहेरिटेंस को सपोर्ट नहीं करती है। अगर कोई इनहेरिटेंस मल्टीपल उसके अंदर आ गया, मल्टीपल इनहेरिटेंस को सपोर्ट कर लिया, तो जावा उसको भी सपोर्ट नहीं करेगी। क्यों? उसका रीजन देखो। अब ये फादर और मदर क्लास में कोई कॉम्बिनेशन है? अरे कुछ नहीं है, रिलेशन कुछ नहीं है। वो मैंने नाम लिख दिया, नाम इसलिए क्या कि ताकि तुम लोग ना चाहते हुए भी तुम्हारा वही दिमाग घर वाला में जाए, फिर सोचो कि रिलेशन क्यों नहीं है ना, इसलिए मैंने जानबूझ के नाम बोल लिया। ठीक है, बाकी रियल में कोई रिलेशन है ही नहीं। फादर क्लास और सन क्लास के बीच रिलेशन है, सन क्लास और मदर क्लास के बीच रिलेशन है, बस। अपर क्लासों में कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, तो जब रिलेशन नहीं है तो मेथड का नाम लेने में कोई दिक्कत नहीं है? सपोज करो हमने इसके अंदर एक मेथड ली void शो।
एक मेथड void display और int run नाम मेथड है किसके अंदर, क्या हो गया, कार्तिक सिंह कौन है, पागल वागल है क्या, कहां थे अपन, ये तीन मेथड है किसके अंदर, फादर क्लास के अंदर। इसके अंदर void टेस्ट एक मेथड, void शो दूसरी मेथड, void रन किसका, फादर क्लास का क्रिएट करेंगे तो फादर की मेथड बस एक्सेस होंगी, मदर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो मदर क्लास बस की मेथड एक्सेस होंगी, ठीक है ना। बट रूल नंबर 1 जो है वो क्या कहता है, व्हेन वी क्रिएट द ऑब्जेक्ट फॉर द चाइल्ड क्लास देन मेमोरी विल एलोकेट फॉर द बोथ चाइल्ड एंड पेरेंट बोथ, ठीक है, सो दैट चाइल्ड कैन एक्सेस द प्रॉपर्टी फॉर द बोथ पेरेंट एंड हिमसेल्फ, ठीक है। तो हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया c इक्वल टू न्यू चाइल्ड, ठीक है। अब इसने क्या किया, c डॉट रन किया, जब एक्सेस कर सकता है तो आंसर आना चाहिए, तो आंसर किस में से आएगा और क्यों आएगा, फादर में से, क्योंकि वो पैसा कमाते हैं कि मदर में से वो रोटी बनाती हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन, आंसर किसका आएगा और क्यों आएगा, तो एरर देगा। हाँ एरर देगा। तो ये जो कंफ्यूजन है ना, चलो यहां तो हम क्या भी सकते, अच्छा, यहां तो हम क्या कर सकते हैं, एक बार तुम धोखा भी खा सकते हो कि फादर क्लास की रन मेथड एक्सेस करेगा, ठीक है, बट वो तो सिर्फ नाम है, रियल में थोड़ी ना फादर है, दो मिनट, दो मिनट, रियल में थोड़ी ना फादर है वो, ना ही वो रियल में पैसा कमा रहा, कुछ नहीं करा, सिर्फ एक नाम है, ठीक है ना। तो अगर रियल में होता तो हम एक थोड़ा सा भेदभाव कर भी सकते थे कि उनको 100% मानते हैं, उनको 98% मानते हैं, तो 100 वाले को हम मेथड जल्दी कॉल कर लेंगे, बट यहां पे ऐसा कुछ नहीं, दोनों क्लास दोनों पेरेंट सेम हैं, दोनों पेरेंट क्लासें सेम हैं, तो इस कंफ्यूजन को ही जावा में बोलते हैं एम्बिग्यूटी, क्या बोलते हैं, एम्बिग्यूटी। सो बिकॉज ऑफ दिस एम्बिग्यूटी टू कॉल, because of this ambiguity to call, Java does not support multiple inheritance, Java does not support multiple inheritance, because of this ambiguity to call, Java does not support multiple inheritance, ठीक है। तो मल्टीपल को जावा सपोर्ट नहीं करेगी, तो बचा कौन, हाइब्रिड। हाइब्रिड होता है इनहेरिटेंस क्या, ऐसा इनहेरिटेंस जो दो इनहेरिटेंस को मिक्स करके बनता है, अब वो आप कोई भी दो इनहेरिटेंस को यूज मिक्स कर लो, ऐसा कर सकते हो, सिंगल सिंगल और मल्टी लेवल को ऐड कर दो, ठीक है, सिंगल और हायरार्किकल को ऐड कर दो, हायरार्किकल और मल्टी लेवल को कर दो, मल्टीपल और इसी में एक और ऐड कर दो, ठीक है। तो जब दो इनहेरिटेंस को ऐड करके एक इनहेरिटेंस जो बनता है वो कहलाता है, अब कैसे बन सकता है वो, हाइब्रिड किसी भी तरह से बन सकता है, जैसे ये सपोज करो ये कौन सा है, ये हो गया हायरार्किकल, ये हायरार्किकल हो गया, कहां मल्टीपल हो गया, हायरार्किकल ना है, ये हो गया, अब ये हो गया, तो ये कौन सा इनहेरिटेंस हो गया, हाइब्रिड,
क्यों? क्योंकि दो इनहेरिटेंस यहाँ पे ऐड हो रहे हैं, ठीक है। इसी तरह कुछ भी बना सकते हो। तो जावा हाइब्रिड को भी सपोर्ट नहीं करता। क्यों नहीं करता? हमने तुमको मौका दे दिया कि चलो तुम धीरे धीरे रॉन्ग साइड से गाड़ी चला लो, तो तुमको मौका दे दिए तो तुम तेज तेज चलाने लग गए, एक्सीडेंट कर दिए। हमने मौका दे दिया कि चलो हाइब्रिड तुम कर लो, तो कल को तुम ये करते करते इसी में ही क्या कर दिए, इसी में एक और बना दिए और बोल दिए कि ये लो, ये कर दिए। हाँ, यही कर दिए। या कि फिर इसको हटा दिए, कह दिए सपोर्ट तो करता है, ठीक है। तो आ गया ना मल्टीपल। जब कोई चीज बनाई जाती है तो इतनी संभावना उसकी देख के बनाई जाती है कि वो जो एक रूल होता है ना, वो रूल हर कंडीशन में फिर वर्क करना चाहिए। तो यहां पे क्या हो जाएगा, एरर आ जाएगा। इसलिए मैंने वो एक पॉइंट लिखा है, द इनहेरिटेंस which will support the multiple inheritance, then Java will not support that kind of inheritance also। मतलब मल्टीपल को तो सपोर्ट नहीं करता, जो उसको सपोर्ट करेगा जावा उसको सपोर्ट नहीं करेगा। क्लियर? तो इस टाइप के इनहेरिटेंस को क्या बोलते हैं, मल्टीपल इनहेरिटेंस। चलो ये हो गया, ये टाइप डेफिनेशन सारी चीजें इसमें लिखी हुई हैं, ये एग्जांपल लिखे हुए हैं, ठीक है। क्यों नहीं सपोर्ट करता ये लिखा हुआ है, एग्जांपल अभी दिखा देता हूं मैं। कुछ चीजें और रह गई। कोई नहीं, तुम लोग सिर्फ यहां तक पढ़ना, इनहेरिटेंस तक थी, यहां तक भी ना पढ़ना हो तो यहां तक पढ़ना, ऊपर तक। ये हो गया क्लास टेस्ट पेरेंट क्लास। इसके अंदर एक मेथड हमने बनाया, वाइड शो, ठीक है। पेरेंट क्लास शो मेथड, ठीक है। अ क्लास कैन बी विदाउट मेन मेथड, बट रन नहीं होगी, वो बन जाएगी। एक दूसरी क्लास क्रिएट करिए, चाइल्ड मेन। इसके अंदर किसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे, चाइल्ड सी इक्वल टू न्यू चाइल्ड। शो मेथड एक्सेस हो जाएगी ना, हो जाएगी ना? हाँ, कैसे हो जाएगी, नाम बस लिख देने से। करो जरा सी डॉट शो, कहां आ रहा? नहीं आएगा, जब तक इनहेरिटेंस नहीं करोगे तब तक नहीं आएगा। अब आएगा, ठीक है। सी डॉट शो आ गया ना आंसर, ठीक है। अब सपोज करो एक और मेथड यहां भी है, सेम नेम सी, चाइल्ड क्लास शो मेथड। तो आंसर किसका आएगा, दोनों नहीं आएगा। देखो, जब तुम्हारे पास पैसा होगा तब तुम पापा से पैसा नहीं मांगोगे, ठीक है। तो जब पहले चेक करेगा खुद में, पहले चेक करेगा खुद में, यदि खुद में वो मेथड है तो आंसर आएगा चाइल्ड क्लास शो मेथड। यदि तुम्हारे पास वो चीज नहीं है और पेरेंट के पास है, तब आंसर आ जाएगा पेरेंट से। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास ऑप्शन है ना दोनों की प्रॉपर्टी एक्सेस करने का, लेकिन वो पेरेंट के पास भी नहीं है,
और तुमने कॉल किया तो पहले चेक किया सेल्फ में, फिर चेक किया पेरेंट क्लास में, दोनों में नहीं था, एरर आ गया। रन करोगे एरर आएगा। ठीक है, समझ में आया? जब हम खुद का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, चाइल्ड का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, तो सबसे पहले कहां चेक करता है? उसी क्लास में, चाइल्ड क्लास में। उसके बाद पेरेंट क्लास में, दोनों में नहीं है तो समझ आया? अब देखो ये हो गया, आंसर आ जाएगा। आंसर किसका आएगा अभी? हाँ, दोनों में है, दोनों में है, हैं? चाइल्ड क्लास टू मेथड, आंसर किसका आएगा? चाइल्ड पेरेंट, आंसर आएगा। रुको रुको रुको, सब रुको। हाँ, बेसिक में कोर, अच्छा लेकिन हूं ना इस क्लास में हूं ना। इस पे चलो मैं 2 मिनट में बताता हूँ, बैठ जाओ तब। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ? हमने किसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया? चाइल्ड का। किसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया? चाइल्ड क्लास में वो मेथड थी, तो सबसे पहले किसको एक्सेस करेगा? उसी को, ऊपर जाएगा ही। ठीक है, आंसर आ गया। चलो, अब उसके बाद हाँ, अब रूल नंबर 2 जो मैंने बताया था, यहां पे हमने ऑब्जेक्ट बनाया किसका? पेरेंट का। पी डॉट शो किया, आंसर क्या आएगा? अनुज, आंसर चाइल्ड क्लास शो मेथड और पेरेंट क्लास शो मेथड। सर पेरेंट क्लास शो मेथड। और कौन है ऑनलाइन में? और बताओ। ठीक है ना? क्यों? बिकॉज पेरेंट कैन नॉट एक्सेस द प्रॉपर्टी ऑफ द चाइल्ड। ठीक है, चलो बाकी का जो भी है, जो तीसरा वाला था, तीसरा वाला नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, ये पीडीएफ सेंड कर देता हूं, यहां तक कर लेना, सुपर वाला मत पढ़ना। ठीक है, सुपर के नीचे का भी नेक्स्ट क्लास में होगा। वो सारा जो मैंने पॉइंट बताया है, क्यों सपोर्ट नहीं करता, सारा चीज लिखा हुआ है, परेशान मत हो। ये देखो, ठीक है, हाइब्रिड को भी क्यों सपोर्ट नहीं करता, वो सब लिखा हुआ है। ठीक है, एलोकेटेड फॉर दी बोथ।